तो कोडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कल हमने काफ़ी इम्प्लीमेंट कर लिया था। आज मुझे आपको मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ाना है। पहला पहले मैं पढ़ाऊंगा एल्गोरिथम जो केनावर क्लासिफायर हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। उसके बाद फिर स्केलिंग वाला भी देखेंगे। तो एक रियल टाइम एनालॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए ये एक लेटर है या डिजिट है, और आसान भाषा में इसको बी माने या 13 माने। अगर आपको ये दिखाया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन है, क्या ये एक डिजिट है 13, या ये एक लेटर है बी, बी अल्फाबेट? बताओ। सर अभी तो तुक्का लगाएंगे क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है हमें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो कॉन्टेक्स्ट ही हमें सही राह दिखा सकता है ना, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो अभी आप इसका आंसर जो भी देंगे वो सही माना जा सकता है। अगर आप इसे बी बोलेंगे तो भी सही है, आप इसे 13 बोलेंगे तो भी सही है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके पड़ोस में 12 रहता है और दूसरे पड़ोस में इसके 11 रहता है, तो आपको शायद अब गैस करना पहले से बेटर होगा, क्योंकि इसके आस पड़ोस में नंबर्स रहते हैं, तो हो सकता है ये भी नंबर हो। तो अब आप इसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि ये 13 और ये डिजिट है। ठीक है। अगर इसके आस पड़ोस में अल्फाबेट होते कि सर यहाँ पर ए रहता है, यहाँ पे सी रहता है, तो आपको लगेगा फिर तो बी होगा ये। जब इसके आजू बाजू में ए और सी रहते हैं तो ये बी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक इंसान है और मुझे ये पता करना है कि इसका नेचर कैसा होगा, ये क्या करता होगा, तो मुझे उन लोगों के बारे में बता दो जिनके साथ ये इंसान उठता बैठता है। कि बड़े लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आप उन्हीं का मिला जुला कॉम्बिनेशन होंगे। ये तो कहते हैं ना। तो आईआईटी में लोग जाते हैं बीटेक करने के लिए, इसलिए नहीं जाते कि वहां पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए जाते हैं वहां पर सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सब खुद पढ़ने वाले होते हैं। क्योंकि संगत वहां पर सब कैसी अच्छे लोगों की है। वहां पढ़ाते ही नहीं है प्रोफेसर, बैठे रहते हैं अपने केबिन में। जाओगे तो पूछ बता देंगे आपको, पढ़ाने नहीं आते क्लास में आप। लेकिन वहां जितने भी लोग हैं सब खुद पढ़ते हैं, संगत अच्छी है वहां पर, इसे लोग आईआईटी में जाते हैं। तो किसी भी जगह को वहां के जो लोग हैं वो अच्छा या बेकार बनाते हैं। जगह अपने आप में ना अच्छी होती है ना बेकार होती है। चलो उस फिलॉसफी को छोड़ो, अपने वाले पर आओ। समस्या अब ये है कि हमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दी गई है। हमसे ये कहा गया कि 13 के बगल में कुछ नंबर भी रहते हैं, 12 है, 10 है, और कुछ अल्फाबेट भी रहते हैं। ए भी रहता है, बी भी रहता है, बी तो है ही, सी भी रहता है, डी भी रहता है, 40 भी रहता है, 50 भी रहता है, एक्स भी है,
जेड भी है, पी भी रहता है, 5 भी रहता है, 7 भी रहता है। अब बताओ भाई ये कौन है? मतलब अगर किसी इंसान के बारे में जानना हो तो आपने ये सही बताया कि भाई वो जिन लोगों के साथ उठता बैठता है उसी का मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अब मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये इंसान इन 15 लोगों के साथ हमारा इसका जान पहचान है, इन 15 लोगों को ये फॉलो कर रहा है। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि उन 15 में से ज्यादा क्लोज किसके साथ है? भाई उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे बस हाय हेलो होती होगी हफ्ते में एक बार, और कुछ लोग ऐसे होंगे तो उठते ही गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट होती है सुबह शाम। ऐसे लोग भी होंगे कुछ। तो वो लोग जो दिन में 4 बार टच रहते हैं, 4 बार टच में रहते हैं, वो कितने हैं? जो ज्यादा क्लोज हैं उनका नेचर देखेंगे, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा ये, रादर देन जिनको हफ्ते में एक बार हाय हेलो बोला जाता है ना। अब अगर मैं इस पिक्चर में आपसे यही बात करने को बोलूं तो कैसे पता करोगे? रियल लाइफ में आपने बता दिया क्लोजेस्ट या नियरेस्ट आपके फ्रेंड, क्लोजेस्ट या नियरेस्ट एक ही बात है। प्रोग्रामेटिकली क्लोजेस्ट और नियरेस्ट का लॉजिक क्या होगा? किसी प्रोग्राम में अगर मैं क्लोजेस्ट या नियरेस्ट को दिखाना चाहता हूं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, क्या प्रोग्राम बनेगा? आप जिस जगह रहते हो, चलो, आप जिस जगह रहते हो वहां से आपको मूवी देखने जाना है ना। दो मॉल के ऑप्शन अवेलेबल हैं, दोनों में सेम फैसिलिटी है, दोनों में टिकट अवेलेबल है। अब ये बताओ किस मॉल में जाओगे? तो जनरली एक काम जो राय बनेगी सब लोगों की वो ये बनेगी कि जो पास में है, जब सेम फैसिलिटी है, सेम किराया है, सब कुछ सेम है, तो भाई जो पास में है वहां जाऊंगा मैं तो, टिकट अवेलेबल हर जगह है। तो जो सबसे पास में होगा, अब पास और दूर कैसे देखोगे? पास और दूर देखोगे किलोमीटर, मैप पे चेक कर लो कि यहाँ से वो कितने किलोमीटर है, इतना, दूसरा मॉल कितने दूर है, इतने किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है, तो गणित मुझे मिल गई, क्लोजेस्ट, जिस वर्ड को मैं बोलूंगा क्लोजेस्ट या नियरेस्ट, इसकी गणित होती है डिस्टेंस, इसकी गणित हो गई डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये बताओ इस पिक्चर में मैं क्या करूंगा, फिर डिस्टेंस निकालूंगा इसकी ए के साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, जितने भी इसके सराउंडिंग्स में जितने भी टोटल एंटिटीज हैं सबके साथ इसकी क्या निकालो, डिस्टेंस। अब आप क्या करो, आप इसके नियरेस्ट कुछ सैंपल्स को कंसीडर करो। तो आप 5 मान लो, तो सबसे नजदीकी 5 कौन से होंगे? जिनकी डिस्टेंस कम आई होंगी। भाई नजदीक मतलब डिस्टेंस कम है, दूर मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो नजदीक के 5 आए वो आपने फिर निकाल लिया। मुझे लगता है जो नजदीक के 5 आए होंगे उनमें शायद एक ये रहा होगा, एक ये रहा होगा, दो, एक ये रहा होगा, तीन, एक ये रहा होगा, चार। अब कोई एक और अपने मन से मान लो, जो भी आपका मन करे देख लेना। हाँ, टी मान लो चलो।
तो आपने नजदीक के 5 इसके दोस्त निकाल लिए बेस्ड ऑन डिस्टेंस। इसके साथ जिसकी डिस्टेंसेस निकाली उनमें से शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंसेस देखी किन किन के साथ है। शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंसेस जिन जिन के साथ हैं वो मैंने पिक कर लिया। अब जरा उनमें देखो लेटर्स कितने हैं, कितने लेटर हैं। एक ए हो गया, एक पी हो गया, एक डी हो गया, 3। डिजिट्स कितनी है, डिजिट्स 2 हैं। अब इनमें वोटिंग करा दो। जब वोटिंग कराई गई तो जिसका मोड ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी बारंबारता ज्यादा है वो जीत गया। कौन जीत गया, लेटर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो बीच में है जिसका प्रिडिक्शन करना था कि ये कौन है, तो अब मान लो इसमें 2 क्लास हैं, ये सैंपल है और मेरे ट्रेनिंग डेटा में ये सब ट्रेनिंग डेटा है जो इसके आसपास दिख रहा है। तो ये ट्रेनिंग डेटा है जिसकी क्लास है डिजिट, ये ट्रेनिंग डेटा इसकी क्लास डिजिट। तो आसपास जो भी है वो सब ट्रेनिंग सैंपल्स हैं जो सारे के सारे 2 क्लास से बिलोंग करते हैं, लेटर क्लास और डिजिट क्लास। अब एक नया सैंपल आया, अब इस नए सैंपल का प्रिडिक्शन करना है कि लेटर होगा कि डिजिट होगा। तो अगर मैं इस काम को करने के लिए के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज करूं तो के नियरेस्ट एल्गोरिथम क्या करेगी, जिस सैंपल का प्रिडिक्शन करना है उस सैंपल से बाकी सारे सैंपल की डिस्टेंस को कंप्यूट करी जाएगी। फिर उनमें से आप शॉर्टेस्ट 5 जो सैंपल्स हैं उनको पिक करेंगे। उसके बाद उन शॉर्टेस्ट 5 सैंपल्स में वोटिंग करेंगे कि कौन कितने क्लास के आए। जहां पर मेजोरिटी वोटिंग होगी वो सैंपल उस क्लास का प्रेडिक्ट कर दिया जाएगा। यही मैथमेटिक्स है किसका, हमारा के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर का। तो जो केएनएन एल्गोरिथम है इसके नाम में जो नियरेस्ट वर्ड आता है वो यही है। और के शब्द का मतलब क्या है, कितने नियरेस्ट। मैंने यहाँ 5 कंसीडर करे, आप 6 कर लो, आप 7 कर लो, आप 8 कर लो, 9 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कितने भी कर लो। तो 5 एक लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा, एक सही नंबर पाया। मान लो आप 4 कर दोगे तो कभी कभी टाई हो जाएगा कि 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो फिर आप सही आंसर ढूंढने में समय और लगा दोगे आगे। इसलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ऑड नंबर, नियरेस्ट नेबर में ऑड नंबर लेके चलो ताकि वोटिंग में क्लियर रिजल्ट आ जाए। लेकिन आप इवन नंबर के साथ भी जा सकते हो, कोई मना थोड़ा ना है। ये तो जस्ट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है कि ज्यादातर लोगों ने के की वैल्यू 5 रखी हुई है। आप 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा 5 पर भी फेल हो जाएंगे आप। क्यों हो जाएंगे, मान लीजिए मेरे पास 3 क्लास है, अभी तो 2 क्लास है। मान लीजिए 3 क्लास होती और मैंने नियरेस्ट 5 सैंपल निकाले, 2 एक क्लास के आ गए, 2 एक क्लास के आ गए, एक क्लास का आ गया, फंस गए, फिर फंस गए। तो अब के की वैल्यू चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, 3 क्लास के साथ तो फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। तो अब ये नहीं कहना है कि ऑड नंबर ही समस्या का समाधान है। ऑड नंबर तब समस्या का समाधान अच्छा है जब आपके पास 2 क्लास है, आपके पास 3 क्लास हो गई तो के की वैल्यू 5 लेने पर भी आपको सही आंसर शायद ना मिले। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा हो गया तो क्या करेंगे उस केस में। मान लीजिए के की वैल्यू मैं 6 लेता तो 3 लेटर आते, 3 डिजिट आते, है ना। तो क्या करते आप उस केस में, हम ये नहीं कह रहे और लो, हम कह रहे हैं के की वैल्यू 6 के साथ ही बताओ क्या होगा। तो उस केस में जब भी टाई होगा तो टाई का आंसर एज के लर्न लाइब्रेरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर की क्लास के अकॉर्डिंग लिया गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे एक क्लास का नाम आपने लेटर रखा है और एक क्लास का नाम आपने क्या रखा है, डिजिट रखा है। तो बताओ अल्फाबेटिकली एल पहले आता है कि डी पहले आता है। बस नसीब वाली बात है कि ये सैंपल किस क्लास का प्रेडिक्ट हो जाएगा, डिजिट, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं रहा। तो कुछ ऐसा करो कि ऐसी सिचुएशन अवॉइड की जा सके। लेकिन अगर नहीं हो रही है, आ गई, बहुत जतन कर लिए फिर भी ऐसा ही हो रहा है, तो फिर लास्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है कि जब भी टाई होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लासेस हैं, सैंपल की बात नहीं, जो क्लासेस हैं उनको रख लो
जो पहले आती है वो रिजल्ट होगा। ऐसा एसके लर्न ने किया है। दुनिया भर में मशीन लर्निंग की जितनी लाइब्रेरीज हैं सब में KNN होता है, लेकिन सब में टाई के केस में ऐसा डिसीजन नहीं होता, सबका अपना अपना है। कोई क्या बोलेगा, कोई लाइब्रेरी ये कहती है कि भाई ऐसे नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि दो क्लास में टाई हो गया तो ट्रेनिंग में ज्यादा सैंपल किस क्लास के हैं। जैसे एप्पल क्लास के 12 सैंपल हैं, बनाना क्लास के 10 हैं और टाई हो गया तो विनर हो गया एप्पल। अगर बनाना क्लास के 12 सैंपल हैं, एप्पल के 10 हैं, विनर हो गया बनाना। लेटर क्लास के टोटल सैंपल 5 हैं और डिजिट क्लास के टोटल सैंपल 4 हैं, तो टाई के केस में लेटर विनर हो गया। अब अल्फाबेटिकल नहीं देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादा क्लासेस के सैंपल कौन से हैं। कोई एल्गोरिथम क्या बोलती है, अक्कड़ बक्कड़ कोई भी दे दो आंसर। तो हर लाइब्रेरी का अपना एक डिसीजन होगा टाई के केस में कि कौन सी क्लास प्रेडिक्ट करी जाए। अब हम दुनिया को छोड़कर एस के लर्न पढ़ रहे हैं। एस के लर्न का सोल्यूशन है क्लासेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, जो पहले आती है वो रिजल्ट है। कोशिश करो यहाँ तक बात ही ना पहुंचे, कुछ ऐसा समाधान निकालो कि यहाँ तक बात ही ना पहुंचे। चलो ये तो कहानी हो गई सिर्फ समझाने की। अब सर अपने वाले डेटा सेट के साथ ये करके दिखाओ। कल जहां तक किया था उतना कर लो। मैं चाहूँ तो कल वाले प्रोग्राम से वो लाइनें कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, 1 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी हुई है, पिछले कई सालों से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे हाथों को, मेरे ब्रेन को पता है क्या टाइप करना है, लेकिन आपके हाथों को अभी नहीं पता है। आप लिखिए बार बार, ये मत सोचना कल तो लिखा ही तो दोबारा फिर क्या लिखना, लिखो। 4 बार लिखो, 6 बार लिखो, 8 बार लिखो, जब तक हाथ को प्रैक्टिस ना हो जाए, सारे इनपुट जब तक आप याद ना कर लें तब तक लिखते रहो, है ना। तो अब ब्रेन के अंदर आता रहना चाहिए कि क्या क्या इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले डेटा उठाना है, तो डेटा उठाने के लिए क्या इंपोर्ट करना है, प्रैक्टिस करो। ये मत कहना ये तो आता ही है, मुझे तो आता है, मैं पीछे से कॉपी करके लिख भी दूंगा। बट आपको अपने हाथों से घर पे लिखना है, हर प्रोग्राम में लिखना है, कॉपी नहीं करना है। ठीक है। पांडास से हम डेटा उठा लेंगे, फिर पांडास के बाद अगला स्टेप आएगा तोड़ने का, स्प्लिट करने का। अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन लिख दूंगा तो सबको याद आ जाएगा, हाँ यही होता है। एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, डेटा स्प्लिट यहाँ से हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इंपोर्ट करनी होगी, क्योंकि मॉडल क्रिएट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना प्रेशर डालो दिमाग पर, एक लाइन लिखो उसका काम करो, आगे बढ़ोगे अपने आप याद आएगी, अच्छा मुझे ये करना तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट प्रोग्राम थोड़ा एक प्रॉपर मैनर में लिख जाए, मैं इसलिए पहले इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है सारे इंपोर्ट उसी समय कर देना जब शुरू कर रहे हो प्रोग्राम, जब जरूरत पड़े तब कर लेना ना। लेकिन जब किसी को देना तो प्रॉपर मैनर में अरेंज करके देना, ताकि उसको ज्यादा समस्या ना हो पढ़ने में प्रोग्राम। ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर्स क्लासेस। अब जब आप नेबर्स वगैरह निकाल लोगे, सारे काम कर लोगे, तो आपको एक आखिर में क्या करना होता है, स्कोर निकालना होता है, एक्यूरेसी, कि भाई हमारा मॉडल अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार फीचर स्केल अगर नहीं हुए तो करने पड़ेंगे, तो स्केलिंग वाला भी इंपोर्ट करना होगा। हमने कहा चलो हम छोड़ देते हैं, इतना आगे बढ़े।
ये याद करने से याद नहीं होगा, कुछ भी कर लो, ये लिखने से ही प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही याद होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारी चीजें रटने से याद नहीं होंगी, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि दिमाग को याद हो जाए, यही एक लौता तरीका है बस। और उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। TF इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, डी डेटा सेट, क्लासिफिकेशन फ्रूट CSV, अब मान लीजिए मैं के नेवर क्लासिफायर एल्गोरिथम यूज ही नहीं कर रहा, मैं खुद ही इसको करूंगा। तो अगर मैं खुद से इसका पूरा कोड लिखूं, जो के नेवर क्लासिफायर एल्गोरिथम है, मैं इसका यूज ही ना करूं, खुद से सारे काम करूं, तो क्या क्या मुझे जतन करने पड़ेंगे वो देखो। तो सबसे पहले सैंपल आया, जिसका प्रिडिक्शन करना है। और इस सैंपल में मान लीजिए डायमीटर है 4 और वेट है 50। अब आपको बताना है कि ये कौन है, इसकी क्लास क्या होगी, ये एप्पल होगा या बनाना होगा। तो के नेवर क्लासिफायर एल्गोरिथम क्या करेगी, इस सैंपल के नियरेस्ट ट्रेनिंग डेटा में, मैं अभी मान के चल रहा हूं कि जितने भी सैंपल हैं ये सब ट्रेनिंग सैंपल है, मैंने कोई टेस्टिंग वेस्टिंग स्प्लिट नहीं करी, क्योंकि मुझे एल्गोरिथम की वर्किंग समझनी है। जितने भी सैंपल हैं मैंने इन सबको ट्रेनिंग सैंपल मान लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनकर आंसर देने की कोशिश करना। इस सैंपल की डिस्टेंस जितने ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं सबके साथ निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी मैं बताऊंगा अभी, बस आपको ये बताना है कि सबके साथ निकाली जाएगी या 5 के साथ निकाली जाएगी। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। मेरे पास ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है, दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में वो सैंपल आ गया जिसका मुझसे प्रिडिक्शन करने के लिए कहा गया है यूजिंग के नेबर क्लासिफायर एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम की वर्किंग हम सीखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल के नेबर क्लासिफायर की ही कहानी थी। तो अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। इस सैंपल की डिस्टेंस किससे निकालोगे, जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, है ना, उनके साथ निकालनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 5 के साथ निकालोगे या सबके साथ निकालोगे। है जी, जो नियरेस्ट में 5 होंगे उसके साथ। ये किसने आके बताया आपको नियरेस्ट कौन से 5 होंगे। नियरेस्ट 5 कैसे पता चला आपको, कहीं दिख रहा है कौन नियरेस्ट है सैंपल के। नियरेस्ट निकालने के लिए तो डिस्टेंस निकालोगे, तो सबके साथ डिस्टेंस निकालनी है, सबके साथ। जब सबके साथ निकालोगे फिर चेक करोगे कि शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंसेस किन किन ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ थे, वो मेरे नियरेस्ट 5 हो। तो नियरेस्ट को निकालने के लिए सबके साथ डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
शुरू होती है कहानी, इसकी डिस्टेंस इसके साथ निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ पर आती है 9th क्लास की गणित। 9th क्लास की गणित में आपको पढ़ाया गया था कि अगर आपके पास कोई 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए 2,4 और एक पॉइंट मान लीजिए ये है 4,5। और अब आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कंप्यूट करनी है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, तो इन 2 पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है? मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डी फॉर डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बताया गया है। हम 2D प्लेन में हम इसको देख रहे हैं, चाहे ये 3D प्लेन हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, चाहे 6D हो, फर्क नहीं पड़ता। समझाने के लिए 2D प्लेन में आपको समझा रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर दूंगा आगे चलकर। चाहे ये 3D प्लेन होता, चाहे 4D प्लेन होता, सबके लिए इंटरनल जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा वो सेम होगा। तो ऐसा करने के लिए कुछ मैथमेटिशियन हुए, उन मैथमेटिशियन ने अपने अपने सुझाव दिए कि ऐसे निकाल लो। जैसे एक मैथमेटिशियन हुए इक्विलिडियन, है ना। इक्विलिडियन जो मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने कहा कि फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इक्विलिडियन डिस्टेंस जो फार्मूला है वो ये होगा डिस्टेंस निकालने का। एक और मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम है मैनहट्टन। तो उन्होंने अपने नाम से एक फार्मूला बनाया जिसका नाम पड़ा मैनहट्टन फार्मूला। ये हो गया इक्विलिडियन फार्मूला, एक हो गया मैनहट्टन फार्मूला। अब कोई इंडियन बनाता तो सोनू फार्मूला, मोनू फार्मूला, अजय फार्मूला, बनाया ही नहीं किसी। हम पढ़ते रहते हैं, चलो जिसने बनाया, जो बनाया हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट, रामानुज, ये 2-3 नाम हैं। दशमलव की खोज भारत ने करी, जीरो की खोज भारत में हुई। सोचो जीरो और दशमलव नहीं होता तो गणित कैसे बढ़ती आगे? ये सब तो बात की बात हो गई। फिर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जिसने निकाली बाद में निकाली, पहले दशमलव तो बनाओ। दशमलव बना था भारत में। आर्यभट्ट भी 2 हुए थे, आर्यभट्ट 1, आर्यभट्ट 2। बहुत से कॉलेजों में अपने ब्लॉक का नाम रख दिया आर्यभट्ट ब्लॉक, रामानुज ब्लॉक, चलो बराबर, उन बातों में कुछ नहीं रखा। तो दूसरे जो मैथमेटिशियन हुए उनका नाम है मैनहट्टन। उन्होंने एक इक्वेशन दी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने की, वो ये है। मैनहट्टन डिस्टेंस का जो फार्मूला है, उन्होंने कहा x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर नहीं करो, इसका मोड निकालो, प्लस y2 माइनस y1, स्क्वायर नहीं करना है, मोड निकालो। ये फार्मूला दिया। दोनों अपनी जगह सही है, सोचोगे घर बैठ के जाओगे तो एक ही बात नजर आएगी। वहां पर उन्होंने क्या करा, स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि नेगेटिव नंबर, भाई डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता।
अगर मैं आपसे कहूं कि 4 की 5 के साथ डिस्टेंस क्या है, 4 की 8 के साथ डिस्टेंस क्या है, तो आप 4 - 8 करो, 4 - 5 करो, 8 - 4 करो, 8 - 5 करो। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, उसका साइन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि यहाँ से आगरा -200 किलोमीटर है और यहाँ से गुड़गांव माइनस या प्लस इतने किलोमीटर है। डिस्टेंस एक यूनिट है ना, वहां पर साइन का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो जब मैं 2 - 4 करूंगा या 4 - 2 करूंगा तो माइनस प्लस हटाने के लिए स्क्वायर करवाया था इक्विलिडियन में, और फिर वो नंबर बड़ा हो गया स्क्वायर करके, तो छोटा करने के लिए फिर क्या करवा दिया उन्होंने, स्क्वायर रूट करवा दिया ताकि नंबर फिर छोटा हो जाए। मैनहट्टन बोले कि इतना कंप्यूटेशन करोगे समय खराब होगा, इससे अच्छा मॉड ले लो, स्क्वायर करने का समय बच गया और फिर स्क्वायर निकालने का समय बच गया। दोनों में वेरिएशन आ सकता है दशमलव के कुछ स्थानों पे, मैं ये नहीं कह रहा दोनों का रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आएगा, दोनों का अपना अपना एक नजरिया है। इक्विलिडियन डिस्टेंस फार्मूला ये है, मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला ये है। एक तीसरे मैथमेटिशियन आए, वो अपनी गणित देकर चले गए, पढ़नी ना पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं पाइथन, अंदर चल रही है गणित, मशीन लर्निंग में यही है। तो तीसरा है जिनका नाम मिन क्वेस्ट की फार्मूला डिस्टेंस निकालने का। मिन क्वेस्ट की क्या कह के गए, इन्होंने कहा x2 - x1 का मोड और इसकी पावर p प्लस y2 - y1 का मोड की पावर p, और इस पूरे एक्सप्रेशन का 1/p, pth रूट, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे का पावर 1/p। तो मिन क्वेस्ट की फार्मूला बन गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसमें p की वैल्यू 1 रख दें तो x2 - x1 की पावर 1, y2 - y1 की पावर 1 और 1/1 1, तो ये मिन क्वेस्टी का फार्मूला क्या बन गया, मैनहट्टन फार्मूला बन गया। अगर इसमें आप p की वैल्यू 2 रख देंगे तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, इस पूरे का 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट। तो ये किसका बन गया, इक्विलिडियन फार्मूला बन गया। और अगर मैं p की वैल्यू 3 रख दूं, 4 रख दूं, तो ये मिन क्वेस्टी का अपना ही एक फार्मूला वही चलेगा, क्योंकि उस तरह से किसी और ने कोई नंबर नहीं बताएगा। अब ये 3 तरीके अवेलेबल हैं गणित के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, अलग अलग पॉइंट है उनके, उनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब आप किसके साथ जानना चाहते हो, आप डिसाइड कर सकते हो, जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप उसके साथ जा सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब हम इन बातों को नहीं जानते हैं, इन बातों को जब हम नहीं जानते हैं, तो हमारा जो एस के लर्न के अंदर के नेबर क्लासीफायर एल्गोरिथम हमें दी गई है, जो हमने कल जाने अनजाने में पढ़ी ली, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके अंदर ये सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये तो आज पता चला है कि उसके अंदर ये सब चल रहा था। तो जरूर इनमें से कोई एक फार्मूला भी चल रहा होगा। तो एस के लर्न में के नेबर क्लासीफायर मिन क्वेस्ट की फार्मूला यूज करता है। तो जब मिन क्वेस्ट की फार्मूला यूज करेगा तो पी की वैल्यू बतानी पड़ेगी साथ में। तो बाय डिफॉल्ट मिन क्वेस्ट की फार्मूला यूज होता है विद पी इक्वल टू 2। तो फिर तो इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बाय डिफॉल्ट के लेवल क्लासीफायर जो हमारा इक्विलिडियन डिस्टेंस फार्मूला है उसका यूज करता है। ठीक है, अब सर आप करके दिखाओ फिर, इक्विलिडियन वाला मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब हटा देते हैं, थोड़ी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो अब इसको x1 मान लो,
इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ऐसा मत मान लेना कि सर ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। अरे यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो यहाँ तक आने के लिए आपको x पे भी चलना पड़ेगा और y पे भी चलना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ आओगे। तो यहाँ पर ये x और y है ना। और यहाँ पे आने के लिए आपको इतना x चलना पड़ेगा और इतना y चलना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर आओगे। तो ये x2 ये y2 ऐसे। तो हर पॉइंट जो इस 2D प्लेन में होगा x और y का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सीधी बात है, दो ही डायमेंशन है। ठीक है, तो आप निकाल लो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, फिर से 4 ही हो गया, प्लस 5 में 4 गए 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आएगा वो आएगा, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ। अच्छा सर मान लो 3D प्लेन होता तो 3D प्लेन कैसे निकालते हैं आप, 3D प्लेन होता तो मान लीजिए एक डायमेंशन और है जेड, अब हर पॉइंट 3 वैल्यू से मिलकर बनेगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो अब जो पॉइंट हवा में होगा, मान लो ये हवा में चल रहा है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास पॉइंट होंगे। अब ये पॉइंट मान लीजिए 2,3,1 ऐसे कर दिया, कुछ भी मान लो। तो ये प्लेन में, प्लेन की सतह पर नहीं होगा पॉइंट, अब ये हवा में कहीं होगा पॉइंट। अब इतनी गणित हमें नहीं पढ़नी है, हमें तो अपनी मशीन लर्निंग के हिसाब से समझ लेना है कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है। 3D 4D 5D सबके साथ जनरलाइज कर लेना, इसको देख लो एक बार। मान लीजिए 4 5 और ये हमारा 6 है। तो अब अगर मैं फार्मूला निकालूं, फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या समझते हैं, तो जितनी भी डायमेंशन है उनके डिफरेंस का स्क्वायर करना है। 4 लगा दो तो ऐसे ही प्लस एक और आ जाएगा अभी, चौथी डायमेंशन, प्लस 5वीं प्लस 30, जितनी चाहे उतनी लगा लो, मना थोड़ी है। लेकिन स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो वो स्क्वायर रूट ही होगा, थर्ड रूट नहीं निकालना है, निकालना है स्क्वायर रूट ही होगा। ऐसा नहीं है कि सब 3 डायमेंशन है तो थर्ड रूट निकालना है, 4 है तो फोर्थ रूट निकालना है, निकालना है स्क्वायर रूट ही होगा। चलो सर, गणित समझ में आ गई। अब इस बात का प्रोग्राम के साथ लिंकिंग कर दो, इन बातों का प्रोग्राम से कैसे कनेक्शन होगा। तो जो डायमेंशन होती हैं, जो हम गणित में डायमेंशन कह रहे हैं, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन, तो मशीन लर्निंग में वो फीचर कहलाते हैं। तो मेरे प्रोग्राम में कितने फीचर हैं, तो उतनी ही डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया गणित के अंदर। तो 2 फीचर हैं, तो 2 ही डायमेंशन के साथ मुझे इस फार्मूले को अप्लाई करना। तो जो टारगेट है उसको डायमेंशन कंसीडर नहीं करते, जो फीचर्स हैं इनको हम डायमेंशन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक और फीचर होता तो 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लगता, एक और फीचर होता तो 4 डायमेंशन अकॉर्डिंग फार्मूला लगता। तो अभी 2 ही फीचर है मेरे पास, तो ये 2 डायमेंशन वाला फार्मूला आसानी से मेरा काम कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। अब ये सैंपल है और इस सैंपल की अब डिस्टेंस निकालो, किसके साथ, इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो। जब इस सैंपल की डिस्टेंस इसके साथ निकालोगे तो इसको x2 मानोगे और इसको y2 मानोगे। ठीक है, ये x फीचर है आपका, ये y फीचर है आपका। ठीक है,
उस मैथमेटिक्स वाले रिप्रेजेंटेशन में। अब ये मत कहना बाई तो टारगेट होता है, वो हमारे वाले मशीन लर्निंग के नोटेशन में सही है। और अगर मैं मैथमेटिक्स वाले नोटेशन के साथ आ रहा हूं तो मैं इसको एक डायमेंशन को एक्स मानता हूं, एक डायमेंशन को वाई मानता हूं, उस नजरिए से ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या होगा, 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 30 - 50 का होल स्क्वायर, इस पूरी की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस किस साइड, 0th सैंपल के साथ है। अब इस वाले सैंपल की इस वाले के साथ निकालो, D1 के साथ। तो 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 100 - 50 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। इस तरह से 22 सैंपल है, सबके साथ आप अपनी डिस्टेंस निकाल लोगे। जब ये कंप्यूट हो जाएंगी उसके बाद अब आप क्या करोगे, इन सारी डिस्टेंसेस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। उसके बाद शुरू की 5 डिस्टेंसेस कौन सी हैं उनको अलग कर लो। उसके बाद अब ये पता करो कि जो 5 डिस्टेंसेस आई हैं उनके टारगेट क्या क्या थे। भाई जैसे D0 डिस्टेंस पहले वाले सैंपल की है, उसका टारगेट है बनाना। मान लो D5 डिस्टेंस है जो छोटी आई थी, D0 आई थी एक D5 आई थी छोटी। अब D5 हमारी ये रही जो हमारा बनाना की है। तो इस तरह से ये सब करने के बाद फिर आपने क्या करा, शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंस निकाली और उनके टारगेट आपने पता कर लिया। फिर क्या करोगे, वोटिंग कर दो, तो खत्म हो गया पूरा। अब वोटिंग कर दो, और वोटिंग करने के बाद जो मेजोरिटी क्लास आए उसको आप इंप्लीमेंट कर लेना। इस पूरी कहानी में एक बात ध्यान देने वाली है, उसका जिक्र मैंने कल किया था, लेकिन आज वो प्रैक्टिकली आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, सामने है। मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। देखो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो इस वाले फीचर को इस वाले फीचर से माइनस करके स्क्वायर कर रहे हो, इस वाले फीचर को इस वाले फीचर से आप माइनस करके स्क्वायर कर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मान लो 3 में 4 का 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यानी कि अगर मैं D0 को थोड़ा सा और आगे निकाल दूं तो 1 प्लस 30 में 50 गए 20, 20 का स्क्वायर आया 4। अब इस पूरे का स्क्वायर रूट 401, 401 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 20 पॉइंट समथिंग। मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना उसे। आपको नहीं लगता कि डिस्टेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन वेट फीचर का है, क्योंकि डायमीटर की जो वैल्यू थी वो तो बहुत छोटी थी। भाई 3 में 4 घटाया 1, 1 का स्क्वायर 1, अब उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 20 पॉइंट समथिंग जो पूरी डिस्टेंस आई थी उसको निकालने में। मेजर कंट्रीब्यूशन तो वेट का है। भाई 20 - 60 करोगे, 40, 40 का स्क्वायर 1600, सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो कल मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी, जिस फीचर में ज्यादा बड़ी रेंज में वैल्यू होती है वो फीचर ज्यादा इंपैक्ट डालता है। क्यों, क्योंकि जो पूरा का पूरा कंक्लूजन आएगा वो डिस्टेंस के हिसाब से आएगा, और डिस्टेंस को निकालने में कौन सा फीचर ज्यादा हमारा अपना इंफ्लुएंस दिखा रहा है, वेट फीचर। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर, भाई डायमीटर को इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस, किसी को किसी में से माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, बहुत छोटी वैल्यू रह जाएगी। और अगर वेट में से मान लो मैं इसमें से ये माइनस कर दूं 70, 70 का स्क्वायर, तो जो फाइनल जो डिस्टेंस आएगी अगर मैं इन दोनों के बीच की निकाल दूं तो 6 में से 3 का 3, 3 का स्क्वायर 9, 100 में से 3 का 70, 70 का स्क्वायर कितना हो गया। अब सोचो ओवरऑल रिजल्ट में इसका तो कंट्रीब्यूशन कुछ बचा ही नहीं, निग्लेक्टेबल है, ना के बराबर है। सारा का सारा खेल तो वेट कंट्रोल कर रहा है। प्रिडिक्शन जो आएगा वो ज्यादा किस पर डिपेंड कर रहा होगा, वेट के ऊपर कर रहा होगा। इसीलिए किसका टॉपिक लाया गया, फीचर स्केलिंग का। सारे फीचर को सेम रेंज में ले आओ,
ताकि ये वाला पॉइंट ही खत्म हो जाए कि कौन सा फीचर ज्यादा हमारा इन्फ्लुएंस दिखाएगा अपने, कोई नहीं दिखाएगा, सब बराबर हैं। इसलिए क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग करते हैं। ठीक है, चलो, आई होप दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला, के नेवर क्लासिफायर एल्गोरिथम इंटरनली काम कैसे कर रही है। दूसरा, फीचर स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई फीचर ऐसा है जिसकी वैल्यू बड़ी रेंज में है, तो जब डिस्टेंस निकलेगी तो वो फीचर डोमिनेट कर रहा होगा, वो फीचर ज्यादा फोकस कर रहा होगा फाइनल प्रेडिक्शन के लिए। समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस बात को, जो के नेवर एल्गोरिथम है, इसको छोटे से एनिमेशन से समझो। सबसे पहले तो देखो ये फार्मूला देख लो। इक्विलिडियन डिस्टेंस, इक्विलिडियन की स्पेलिंग देख लेना, EUTLIDEAN। अब इसको आप कैसे याद करोगे, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा लेना। बोलते जनरली इसको इक्विलिडियन ही है। अब स्पेलिंग कैसे बनेगी आपने देख लेना। ये फार्मूला ये तो हम जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद आपने बताया मैनहट्टन वाला, आपने बताया मिन्क्वेस्की वाला। मिन्क्वेस्की का देख, हाँ तो वही जनरलाइज कर लो, मैंने यहाँ पर भाई लिख दिया है। इसको आप ऐसे मानो, ये हमारा x2 माइनस ये आपका x1, इसका पावर p। अब इसका मतलब क्या होता है, सम। सिग्मा, अरे सिग्मा मतलब सम होता है ना। प्लस, यही चीज अगले वाले के लिए, y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 प्लस जितनी है सब के लिए। तो यहाँ पर k तक जाना है। k क्या है, ये आपकी डायमेंशन है, ये आपकी डायमेंशन है। k डायमेंशन तक ये फार्मूला आपको लेके जाना है। अब इस एनिमेशन को देखो, इसमें ब्लैक डॉट को प्रिडिक्ट करना है। ट्रेनिंग में दो एग्जांपल्स हैं, ग्रीन क्लास के और रेड क्लास के। अब जिसका प्रिडिक्शन करना है उसकी डिस्टेंस बाकी जितने ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं सबसे निकाली जा रही है। उनमें से शॉर्टेस्ट 5 मैंने देखे, फिर उन शॉर्टेस्ट 5 में से वोटिंग कराई गई। तो दो ब्राउन क्लास के सैंपल निकले, 3 ग्रीन क्लास के निकले। तो मेजोरिटी ज्यादा आई ग्रीन क्लास की, इसलिए जो इसका प्रिडिक्शन करना था जो ब्लैक था, अब वो क्या होगा, ग्रीन होगा। यही पूरी एल्गोरिथम का सार है। तो अब आप नंपाई अच्छे से जानते हो, तो केनेवर क्लासिफायर एल्गोरिथम यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सारा कोड खुद ही बना सकते, खुद बनाओगे, 1.5 से 2 घंटे में बना ही लोगे। वही चीज उन्होंने खुद कर रखी है, केनेवर क्लासिफायर बनाया उसके अंदर कर रखी है। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें अंदर क्या हो रहा है पता होना चाहिए। खुद से उसका कोड बनाना चाहते हो, बिल्कुल रोक टोक नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। बट अपने घर पे ट्राई करें बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपने लिखा और बन गया। कई गलतियां करोगे, कई बार सही करोगे, गलतियां करोगे सही करोगे। तो 1.5 2 घंटा तो मैंने तब बोला जब आप अच्छा अपना एक्सपीरियंस रखते हैं कोडिंग पे। अदरवाइज 4 6 घंटे लग जाते हैं खुद से पूरा कोड बनाने में। कई गलतियां करोगे, कई बार सही करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं फटाफट से
ये कर देता हूँ कि जिस फीचर में ज्यादा रेंज की वैल्यू होती है वो फीचर हमारा ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाता है प्रिडिक्शन में। इस बात को प्रैक्टिकली देखो। मॉडल इक्वल टू के नेबर क्लासीफायर, मैंने कुछ नहीं बताया, बस चलते रहने दो। मॉडल को फिट कर दिया। अब इसमें एक्स और वाई निकाल लेते हैं पहले। सबको एक्स मैंने मान लिया, सब पूरा ट्रेनिंग डेटा है ऐसा मान लिया मैंने सिर्फ समझाने के लिए। इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अभी अप्लाई नहीं करा। अब देखो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मैंने कभी प्रिडिक्ट करो अगर किसी का वजन किसी का डायमीटर 3.5 हो और उसका वेट 30 हो, क्या बता रहा है? बनाना। ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी का डायमीटर 3.5 की जगह 3.9 हो, क्या बता रहा है? बनाना। मैंने कहा अच्छा अगर किसी का डायमीटर 3.9 की जगह 4.2 हो जाए तो कह रहा है बनाना। अच्छा 4.5 हो जाए तो बनाना। 4.8 कर दें तो बनाना। 4.9 कर दें तो बनाना। मतलब डायमीटर अगर मैं देखूं तो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है प्रिडिक्शन में। भाई आप सोचो कहां से कहां तक आ गए। आप 2.5 से 4.5 पर आ गए, 4.9 पर आ गए, एक बार 5.5 भी करके देखें। वो बेचारा डायमीटर को फोकस ही नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरनली जो गणित चली वो हमें पता है कि डिस्टेंस निकली होगी, स्क्वायर डिफरेंस का हुआ होगा, तो डायमीटर पे तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। ना के बराबर वैल्यू यूज हुई हुई डायमीटर को लेकर। सारा खेल तो वेट का होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर वापस कर दिया 3.5, अब मैंने वेट को बढ़ाया, 30 से करा 40, 40 से करा 50, 50 से करा 60, 60 से करा 70, एप्पल हो गया। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मान लो इसको मैं 4.5 कर दूं, 70 पे भी एप्पल है, 60 पे भी एप्पल है, 50 पे भी, 50 पे बनाना है, 50 के ऊपर 55 पे एप्पल है, चलो 60 पे रख लो। यानी कि जब मैं वेट को वेरी करा रहा हूं तो मेरा प्रिडिक्शन तेजी से बदल रहा है, डायमीटर पे इतना तेजी से नहीं बदल रहा है। यानी कि मेरा मॉडल मेरे सैंपल का प्रिडिक्शन जब कर रहा है तो ज्यादा बार किसको फोकस कर रहा है? वेट। और ऐसा लग रहा है जिसका वेट ज्यादा होगा वो एप्पल आएगा और जिसका वेट कम होगा वो बनाना आएगा, इररेस्पेक्ट ऑफ डायमीटर। डायमीटर कुछ भी रख लो फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि पीछे जो आपका वेट है ये बहुत हैवी चल रहा है, ये वाला जो फीचर है ये ज्यादा बड़ी वैल्यू कंटेन करता है। तो अब आप चाहते हैं कि सर ऐसा ना हो, दोनों को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए प्रिडिक्शन करने में। ऐसा तभी होगा जब दोनों, जब डिस्टेंस निकालने में यूज हो तो डिस्टेंस जब निकले तो जो वैल्यू आए वो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन कंटेन करे। और दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन तब कंटेन करेगी जब ये दोनों फीचर किस रेंज में होने चाहिए? दोनों के दोनों सेम रेंज में होने चाहिए। मान लो एक है 3 और 6 के बीच में, एक चल रहा है 5 और 8 के बीच में, तब भी तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही हो गया। तो दोनों को इसलिए क्या करना पड़ेगा? सेम स्केल पर लाना पड़ेगा। इसलिए क्या पढ़ाई गई थी? फीचर स्केलिंग पढ़ाई गई। उसके अंदर मैंने अभी क्या होता है नहीं पढ़ाया है कि फीचर स्केलिंग के अंदर क्या होता है। अभी बस मैंने आपको नीड बताई कि फीचर स्केलिंग क्यों पढ़ी जाती है। कल मैंने ये लाइन बोल दी थी, आज प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो फीचर स्केलिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉडल ट्रेनिंग का।
चलिए अब मैं फीचर स्केलिंग की जो मैथमेटिक्स थी तो बता रहा हूँ। उससे पहले एक चीज रह गई बतानी। सर आपने ये नहीं बताया कि के-नेवर क्लासिफायर एल्गोरिथम में अगर मुझे बताना हो कि मैं कितने नेवर्स यूज करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट 5 के साथ एल्गोरिथम चल रही है। मैं ये बताना चाहूँ कि डिस्टेंस फंक्शन कौन सा यूज करना है, तो वो कहाँ बताएंगे? कहीं तो बताएंगे। कहाँ बताते हैं? जहां पर हम लोग के नेवर क्लासिफायर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसके कंस्ट्रक्टर में ही हम एज कीवर्ड आर्गुमेंट उन चीजों को बताएंगे। तो एक है हमारा, एक आर्गुमेंट है नंबर ऑफ नेवर्स, एन अंडरस्कोर नेवर्स। ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट है ये के की वैल्यू डिसाइड करता है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 5। तो अगर आप 6 के साथ 7 के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इसी में दूसरा आर्गुमेंट होता है हमारा, नहीं अभी मैंने ये नहीं बताया कि डिसाइड कैसे करें कि 5 सही है कि 6 सही है कि 7 सही है। अभी से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर लिखना पड़ गया तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या रखनी चाहिए, कि 5 ही सही है कि 7 सही है। ये भी रह गया है, ये सीखना बाकी है। तो नंबर ऑफ नेबर्स ऐसे बदल सकते हैं अगर बदलना पड़ा तो। और अगर डिस्टेंस का फार्मूला बताना है तो कैसे बताएंगे? मैट्रिक। मैट्रिक नाम से एक कीवर्ड आर्गुमेंट होगा, इसकी वैल्यू आप बताते हैं मिन क्वेस्ट की। अगर मिन क्वेस्ट की बताएंगे तो मिन क्वेस्ट की फार्मूले में एक टर्म यूज होता है, क्या नाम है उसका? पी। तो आपको साथ में क्या बताना पड़ेगा? पी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। पी इक्वल टू 2 या 3 या 4 जो बताना है। मान लीजिए मैंने 2, तो ये हो गया पी इक्वल टू। और अगर मैं मिन क्वेस्ट की नहीं बताऊं तो मैं लिखूंगा सीधा यहाँ पर ऐसे करके मैनहट्टन। अब पी की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी फार्मूला पता है। इक्वल लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा, इक्वलिटी, इक्वलिटियन, इक्वलिटी कुछ ऐसे कर। स्पेलिंग याद नहीं रहती हैं तो क्या करना? कर्सर को कंस्ट्रक्टर में लेके आना, शिफ्ट टैब। देखो मैट्रिक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? मेन क्वेस्ट। पी की वैल्यू क्या है? 2। नेवर्स की वैल्यू क्या चल रही है बाय डिफॉल्ट? 5। और क्या क्या वैल्यू हो सकती है मैट्रिक की? नीचे जाके देखो। देखो एक हो गया मेन क्वेस्ट, ये है इक्विलिटियन। मेन क्वेस्ट की विद पी इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड इक्विलिटियन। चलो गूगल पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी। सही नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी। अब देखो, जब मैं नेवर 7 के साथ आया तो इसका आउटपुट बनाना आया। जब नेवर 5 के साथ था तो इसी सैंपल का आउटपुट एप्पल था। इससे एक बात समझ में आई कि नंबर ऑफ नेवर या मैट्रिक, या मैट्रिक से माइट बी, नहीं फिलहाल तो मेन मैट्रिक यानी कि डिस्टेंस फंक्शन से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इन जनरल ये जो आप यहाँ पर अपने कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इनके बदलने से हमारे प्रिडिक्शन में फर्क पड़ सकता है। मशीन लर्निंग की भाषा में अगर हम देखें, एक टर्म होता है जिसका नाम है हाइपर पैरामीटर, और एक शब्द होता है
पैरामीटर। ये वो पैरामीटर नहीं जो फंक्शन में आपको पढ़ाता था मैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट, ये अलग टर्मिनोलॉजी है। एक है हाइपर पैरामीटर, एक है पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर उन आर्गुमेंट को कहा जाता है जो किसी एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम पास करते हैं। ये वाली इनको मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। किस मॉडल के नेवर क्लासिफाइड से जो मॉडल बन रहा है, जो आगे फिट होगा, वो इनके अकॉर्डिंग हमारा फिट होगा, यानी ट्रेन होगा। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हाइपर पैरामीटर। तो हर एल्गोरिथम के कंस्ट्रक्टर में इस तरह के हम क्या पास करते होंगे, हाइपर पैरामीटर पास करते होंगे। पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर वो टर्म होती है या वो सारी टर्म्स होती हैं जिनको लर्न किया जाता है बाई एल्गोरिथम। अभी बताओ, एल्गोरिथम इंटरनली क्या लर्न कर रही है, क्या कंप्यूट कर रही है, डिस्टेंस। क्या मैं यहाँ से डिस्टेंस पास कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पास कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकालने वाला काम तो एल्गोरिथम खुद ही करेगी। तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर। तो हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, डेट वी पास एज आर्गुमेंट इन कंस्ट्रक्टर। किसके कंस्ट्रक्टर में, एल्गोरिथम के। के नेवर क्लासीफायर में ये हाइपर पैरामीटर हो गए। और पैरामीटर एग्जांपल अगर दें तो डिस्टेंस इन के नेवर क्लासिफिकेशन। जो डिस्टेंस है वो लर्न करी जा रही है, लर्न का मतलब कंप्यूट करना, इंटरनली एल्गोरिथम उसे कंप्यूट कर रही है, तो उसे बोलते हैं लर्निंग पैरामीटर। तो पूछा जाता है कभी कभी, एल्गोरिथम के हाइपर पैरामीटर्स क्या हैं और इस एल्गोरिथम के लर्निंग पैरामीटर्स क्या हैं। हाइपर पैरामीटर वो जो हम पास करेंगे, जिनको एल्गोरिथम को सीखने की जरूरत नहीं है, जो हमने कहा है वो मानो। लर्निंग पैरामीटर्स वो हैं जो आपसे नहीं पूछेंगे, एल्गोरिथम का अपना एक फार्मूला है उनको निकालने का। अब वो फार्मूला आप बता सकते हो अगर बताना है तो, लेकिन फार्मूले को कंप्यूट करके वैल्यू बनाना ये एल्गोरिथम का खुद का काम होगा। अब प्रोग्रामर किनको कंट्रोल कर सकता है, अगर प्रोग्रामर को कुछ कंट्रोल करना हो तो किसको कंट्रोल कर सकता है प्रोग्रामर, हाइपर पैरामीटर। जो लर्निंग पैरामीटर है उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन कहीं से कहीं तक नहीं है। तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जो है वो पास होंगे, वही है, हम बस उन्हें बता रहे हैं, होते तो वही। हर एल्गोरिथम के पास हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, इन्हीं को आप मॉडल हाइपर पैरामीटर्स या एल्गोरिथम हाइपर पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। कुछ लोग इन्हें मॉडल हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं,
कुछ लोग इन्हें एल्गोरिथम हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें सिंपली हाइपर पैरामीटर ही कहते हैं, उसके साथ ना एल्गो वर्ड बोलते ना मॉडल वर्ड बोलते, बात एक ही है। चलिए, अब आता है उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमें ये सीखना होता है कि हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू अगर हम पास करते हैं तो हमारे मन को कैसे पता चलेगा कि किस हाइपर पैरामीटर की क्या वैल्यू पास करें। भाई जो डिफॉल्ट है वो चलो ठीक है, बट अगर हमारे हाथ में कंट्रोल आ रहा है तो हम डिसाइड करेंगे तो उसका कोई पैमाना तो होना चाहिए। तो वो पैमाना क्या है उसकी बात कर। तो उस पैमाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपने फीचर मैट्रिक्स और टारगेट को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना होता है। और अगर ये ना करें तो फिर उनको आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फिर तुक्के लगाते रहो। ये तो मैं आता ही है, इसमें नहीं तो कुछ है ही नहीं ना, जो आता है उसको लिख लो, क्या दिक्कत है। उसके बाद मॉडल बनाओ, नंबर ऑफ नेबर्स की वैल्यू मान लीजिए आपने 5 दे दी, ठीक है। मैं किसी एक के बारे में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ नेबर्स की वैल्यू 5 दे दी, मॉडल को फिट किया ट्रेनिंग डेटा पर। और ध्यान रखिएगा अभी मैंने स्केलिंग नहीं करी है, ठीक है। मॉडल का प्रेडिक्शन करा ट्रेनिंग डेटा पर, मॉडल का प्रेडिक्शन किया टेस्टिंग डेटा पर, मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर निकाला ट्रेनिंग डेटा पर, मॉडल की एक्यूरेसी निकाली टेस्टिंग डेटा पर। और अभी मैं किसी एक हाइपर पैरामीटर की बात कर रहा हूँ जो है नंबर ऑफ नेबर, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 ही मैंने रख लिया है। मेरा रिजल्ट आया 93 और 5, ठीक है। किसी भी हाइपर पैरामीटर को हम डिसाइड करते हैं इस तरीके से कि मॉडल बेस्ट फिट की सिचुएशन में जाए, ना ओवरफिट ना अंडरफिट। आसान भाषा में जहां पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर हमारा बेस्ट आए, वो हाइपर पैरामीटर हम यूज करेंगे। किसी एक को फोकस नहीं करना है, ये नहीं देखना कि ट्रेनिंग अच्छी आ जाए, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग बेस्ट फिट में चले जाएं। तब सोचो अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह, अच्छा मैं शुरू करूँ 1 से, चलो 0 से करें, एरर आ गई कि भाई 0 तो नहीं हो सकता 1। तो 1 से फायदा क्या होगा, सबसे नजदीक जो होगा वो आंसर हो गया, तो कोई साइंस नहीं है, तो भाई नियरेस्ट एक ही नेबर निकाला, ठीक है। दो, दो से कोई खास फर्क, तो कम से कम लोगों ने कहा 3 तो रखो। 3 में ये सिचुएशन आई, 4 में ये आई, 5 में ये है, 6 के साथ ये है, 7 पे ये है, 8, 9, 10, 11 तो खराब होती जा रही है, 12। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप भी देख रहे हो कि नेबर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा करने से मॉडल बेकार हो जाता है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग सब आ जाती है। और ऐसा मत कर देना कि टोटल 22, ट्रेनिंग में कितने सैंपल गए होंगे 16 और नेबर कर दिए 20,
मना कर देगा कि ट्रेनिंग में 16 ही तो टोटल एग्जाम्पल आए हैं, 20 के साथ कहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस, है ना, एरर दे देगा कि जितने सैंपल हैं वो 16 थे, तो 16 ही नेवर आप यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा ही नहीं। तो ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों ने कहा 5 6 7 8, इन चार में आंसर आ जाता है, इससे आगे की जरूरत ही नहीं। इससे आगे जाओगे तो मॉडल कंफ्यूज होता रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ रहे होंगे अब। अगर आप नेवर की वैल्यू मान लो 15 कर दोगे, तो बहुत ऑप्शन हो गए ऐसे और वैसे वाले, तो डिसाइड करने में मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो 5 6 7 8 ये चार नंबर काफी हैं। तो अब सर ऐसे कर करके देखने से अच्छा है कि लूप लगा लो। हमने कहा वो देखो, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप 3 से लेके 10 तक जा रहे हैं मान लीजिए, इस पूरे कोड को उठाकर लूप में डाल दिया और नेवर्स की वैल्यू कर दी मैंने आई। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये पूरा कोड चलेगा। तो हर बार आई की वैल्यू पहले 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 6 7 8 9। तो हर बार एक काम करते हैं, प्रिंट में कर भी देते हैं कि नेवर्स अभी कितने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं। तो नेवर्स की वैल्यू 3 के साथ ये रिजल्ट आया है। एक काम करो, यहाँ पर एक स्लैश एन लगा दो, देखने में सही लगे। नेवर 3 के साथ ये है, नेवर 4 के साथ ये है, 5 के साथ ये है, 6 के साथ ये है, 7 8 9 10। अब आप देख लो जहां पर आपका सही बैलेंस बन रहा है, सबसे अच्छा बैलेंस कहाँ बन रहा है, वो नेवर्स आप देख लो। क्योंकि तो 5 ही ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, 5 भी सही था। क्यों सर ये सही नहीं है? 7 वाला जहां पर 1 और 5 आ रहा है, हमें कहा ट्रेनिंग स्कोर तो अच्छा हो गया, बट वेरिएंस और ज्यादा नहीं बढ़ गया? वेरिएंस और ज्यादा हो गया तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, वेरिएंस को कम होना चाहिए। तो 4 पे रख लो, 5 पे रख लो, कहीं भी रख लो। तो अब ये तो मैंने एक बताया, सर अभी दूसरा भी साथ में लेकर चलो, कॉम्बिनेशन ना बना के। क्या कॉम्बिनेशन रखो? आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 पर एक बार इक्विलिटियन लगा दो, आई की वैल्यू 1 पर एक बार ये लगा दो। अब देखो किसका सही चल रहा है। समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं आ रही है? देखो क्या मैं कह रहा हूँ। एक लूप और डाल दिया और जे इन लिस्ट, और लिस्ट में एक लिख दिया मैंने इक्विलिटीन, और दूसरा लिख दिया मैंने मैनहट्टन। अब इस कोड को डाल दिया इसके अंदर। तो पहली बार जे में कौन आएगा? इक्विलिटीन वाला। और जो मॉडल हमारा बन रहा है, इस मॉडल में नेवर्स आई हो गया, और डिस्टेंस कौन हो गया? जे। तो आई की वैल्यू क्या है अभी? 3, 3 इक्विलिटीन के साथ, फिर 3 मैनहट्टन के साथ, डिस्टेंस की जगह मैट्रिक आएगी। तो नेवर्स तीन के साथ इक्विलिडियन मैनहट्टन दोनों में सेम आया है। 4 पर डिस्टेंस फंक्शन इक्विलिडियन के साथ ये है, 4 पर सेम आया है, 5 पर भी सेम है, 6 पर भी सेम है, 7 पर भी सेम है, 8 पर भी सेम है। तो यानी कि डिस्टेंस फंक्शन बदलने से खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए तो मैं ऐसे ही करूंगा कोड। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलते हैं? हाइपर पैरामीटर को डिसाइड करना कि मेरे मॉडल के लिए कौन से हाइपर पैरामीटर बढ़िया रहेंगे। तो कैसे निकालते हैं? जहां पर ट्रेनिंग टेस्टिंग बेस्ट फिट में जाए, जहां पर लो बायस लो वेरिएंस की सिचुएशन मिल जाए, जितना मिल सकता है उतना। ये नहीं कि एग्जैक्ट 98 और 99 वाली जो कहानी ढूंढनी है, जो बेस्ट मिल जाए वो। अगर आप कार चला रहे हो और मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है,
और आवाज साफ नहीं आ रही, कमेंट्री साफ नहीं आ रही है, क्या करोगे? पहिए घुमाओगे उसके एफएम के, ताकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे? अंग्रेजी में इस बात को क्या बोलते हैं? ट्यून करना, TUNE, TUNE, ट्यून, ट्यून इन, ट्यून इन टू दिस FM चैनल फॉर दिस कमेंट्री, है ना, ऐसा सुना होगा ऐड वगैरह। तो ट्यून, ट्यून का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैच करना, फ्रीक्वेंसी मैच करना कि बढ़िया आवाज आ जाए यार। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग, FM में आता ना ऑप्शन एक फाइन ट्यूनिंग, है ना, तो वही चीज यहाँ पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, इसे बोलते हैं टॉपिक को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर मैच करना है, कौन सा हाइपर पैरामीटर मेरे मॉडल के बढ़िया मैच होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो आपने अभी लूप के अंदर लूप के अंदर लूप और लगा लो, जितने हाइपर पैरामीटर होंगे नेस्टेड लूप के साथ डिसाइड करेंगे। एक को फिक्स कर दो, एक को बदल दो, तीन है, दो को फिक्स कर दो, एक को बदलते रहो, फिर दूसरे को बदलते रहो। ऐसे करके आप बहुत सारे अपने इटरेशन करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कितने, किस किस हाइपर पैरामीटर की किस वैल्यू पर बेस्ट स्कोर आपका आया है। जिस पर आया है, अब अपने मॉडल को फाइनली फिर बनाओ एक बार और उसी हाइपर पैरामीटर की वैल्यू से, फिर उस वाले मॉडल का यूज करना प्रेडिक्शन करने के साथ, एक्चुअल प्रेडिक्शन करने के लिए। मैंने आपको ये लूप लूप लगा के दिखा दिया, इस काम को करने का भी एक रेडीमेड फंक्शन आता है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक लाइन लिखूंगा, मुझे सब ढूंढ ढांड के दे देगा वो, लेकिन वो अपने अंदर यही कोड लिखकर बैठा होगा जो मैंने खुद लिख दिया है। तो वो पढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर। अब अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछा जाए कि पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे होती है, क्या बताएंगे? तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करा जा रहा है इंटरव्यू में। आपको बोलना है पैरामीटर ट्यूनिंग होती नहीं है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। ये दो शब्द अलग हैं। ऐसा नहीं है जैसे कॉलेज का एग्जाम आता है, कोई वर्ड मैच हो गया लिख देना, जो आता है लिख ही देना है। भाई कॉलेज के एग्जाम में तो यही करते हो, जो पढ़ के गए लिख के तो आना ही है, जरा सा वर्ड मैच हो जाए बस किसी क्वेश्चन में। यहाँ पर ये दो अलग वर्ड हैं, हाइपर पैरामीटर शब्द अलग है, पैरामीटर शब्द अलग है। पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं होती है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट रह गया वो कौन सा रह गया? स्केलिंग की गणित का। जैसा जो फीचर स्केलिंग होती है उसके पीछे कौन सी मैथमेटिक्स का यूज होता है? मेरा जो मन कर रहा है वो ये कर रहा है कि उस चीज को आज ना पढ़ाया जाए, जो ऑलरेडी हमने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पढ़ा है अभी के नेवर क्लासीफायर का, हाइपर पैरामीटर पढ़ा है, उसको एक अलग क्लास में फ्रेश माइंड के साथ जब क्लास शुरू हो तब पढ़ा जाए तो बेटर समझ में आएगा। अभी मैं पढ़ा दूंगा तो वो हो तो जाएगा, गिनती में तो आ जाएगा कि हमने पढ़ लिया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आएगा। इससे बेटर है कि मैं कुछ और करके आपको दिखाऊं, यही वाला प्रोग्राम मैं दोबारा लिख दूं और इसमें सिर्फ क्या ऐड कर दूं, इसमें सिर्फ ऐड कर दूं मैं फीचर स्केलिंग। कैसे होगी अभी मत सीखो उसे, है ना, अगली क्लास में उसे फ्रेश माइंड से सीखेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें फीचर स्केलिंग ऐड कर दूं तो शायद
मुझे आसानी से अपने हाइपर पैरामीटर की बेस्ट वैल्यू मिल जाएगी कहाँ पर मुझे जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि कल शायद मैंने करके दिखाया था, तो डिफॉल्ट के साथ ही मेरा मिल गया था, 1 1 आ गया था। तो अगर मैं इसमें ये लगा दूं तो ये मेरा फिर से हो जाएगा। तो फटाफट से मैं कर दे रहा हूँ। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर शायद मिल गया होगा कि टारगेट की स्केलिंग क्यों नहीं करते हैं, फीचर की स्केलिंग क्यों करते हैं, ये तो पूछा था आपने। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो गणित का फार्मूला डिस्टेंस निकालने का हमने समझा, उसमें क्या कभी टारगेट का यूज हुआ? टारगेट का तो यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, वो जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यू के बीच के डिफरेंस का यूज करके निकालते हैं। जो सैंपल आया वो, और जो मेरे ट्रेनिंग सैंपल थे वो, उनमें जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यू का यूज करते हुए डिस्टेंस निकालते हैं। टारगेट जो था उसका यूज ही नहीं होता है क्या निकालने के लिए? डिस्टेंस। उसका यूज कहाँ होता है? वोटिंग करने के लिए। इंटरनली जब डिस्टेंस निकल गई, तो अब हमें वोटिंग करनी है कि किस क्लास के कितने सैंपल थे, तो टारगेट देखते हैं। तो टारगेट सिर्फ गिनती में आ रहा है, टारगेट पे कोई फार्मूला नहीं चल रहा है। गिनती, गिनती स्ट्रिंग की भी हो सकती है, गिनती नंबरों की भी हो सकती है। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा फीचर, मान लीजिए यहाँ पर एक फीचर होता कलर, कलर का नाम होता येलो, कलर का नाम होता रेड, तो सर ये तो एरर आ जाती, क्योंकि स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस निकाल के स्क्वायर स्क्वायर रूट तो इम्पॉसिबल है। क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि अगर कोई फीचर होता, तो रुको अभी। ये एक डेटा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना दिमाग लगाना है कि ये 3 फीचर हैं, ये टारगेट है। तो जब मैं इस डेटा को पास करूंगा, पर्पस क्या, भूल जाओ क्या पर्पस है, लेकिन जब मैं इस डेटा को पास करूंगा के नेवर क्लासीफायर को, तो के नेवर क्लासीफायर में अब 3 डायमेंशन हो गई, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड, ऐसे मान लो। तो इंटरनली क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, प्लस करो मेल माइनस मेल। भाई यही तो बताना चाह रहा था मैं, कि अगर कोई फीचर नंबर में है ही नहीं, कोई फीचर जेंडर टाइप से है, कोई फीचर कलर नाम से है, एज किसी का नेम है, किसी की ब्रांच है, किसी शहर का नाम है, कोई ऐसा फीचर आ गया जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो के नेवर क्लासीफायर में तो चलेगा ही नहीं वो। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले उस फीचर की प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसमें? नंबर में। समझ में आ रही है? लेकिन टारगेट में तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं ना, टारगेट चाहे कैसा भी हो चल जाएगा। भाई टारगेट अगर मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग है तब भी सही है, नंबर है तो भी सही है, इसका कौन सा यूज हो रहा है हमारा डिस्टेंस निकालने में? तो इस बात को जनरलाइज करके हम ऐसा कह सकते हैं, थ्रू आउट मशीन लर्निंग फीचर्स हमेशा न्यूमेरिक होने चाहिए। फीचर्स हमेशा कैसे होने चाहिए? नंबर होने चाहिए। क्योंकि फीचर्स पे क्या चलती है? गणित। और गणित किस पे चलती है? नंबरों पे। गणित में अभी हमने बस एक क्वेश्चन देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस निकालने वाला, ये पहला है। अभी आगे चल के प्रोबेबिलिटी भी निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी भी नंबरों पर निकलती है। और आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पर डिफरेंशिएशन भी आएगा, डी अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन भी नंबरों पे होता है, स्ट्रिंग पे नहीं होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में जितने फीचर्स यूज होंगे
वो न्यूमेरिक होने चाहिए। अगर न्यूमेरिक नहीं है तो कोई तरीका सीखो न्यूमेरिक बनाने का, उन स्प्रिंग फीचर्स को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, वो आप सीखो और बनाओ। अगर मैं मान लो ऐसा डेटा उठा कर के नंबर को दे दूं तो एरर आ जाएगी। अगर मैं इस डेटा को दे भी दूं तो तुरंत एरर आ जाएगी कि भाई ये नहीं चलेगा। चलो मैं एक काम करूँ, इतना करा ही है तो फिर निपटाते हैं इसको। इसमें मैं इन तीनों को फीचर मान रहा हूँ, फटाफट से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आपको नहीं करना घर जा कॉपी पेस्ट, मैंने फिर बताया आदत डालो लिखने की। बट हम अपना टाइम थोड़ा बचा रहे हैं। एक्स और वाई हो गया। अब एक बार एक्स को प्रिंट हो तो वो देख लो, तीन फीचर आ गए, एक स्प्रिंग है, दो न्यूमेरिक हैं। मॉडल बनाया, मॉडल को फिट कर दिया, उसी में एरर आ जाएगी। मैंने ये नहीं समझाया कि मॉडल में क्यों बना रहा हूँ, क्या पर्पज है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पर्पज रहा हो ये एरर है। सब भूल जाओ। अब एक्स जो आ रहा है उसमें एक स्प्रिंग फीचर है, देखो कैसे चिल्लाएगा। कुड नॉट कन्वर्ट स्प्रिंग टू फ्लोट। नहीं, इंटरनली वो क्या कर रहा है, जो भी फीचर आपका है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता है पहले, कैन एवर क्लासीफायर। तो अब स्ट्रिंग को तो फ्लोट में कन्वर्ट कर नहीं पाएगा भाई, बाकी दोनों तो हो गए होंगे, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई नहीं, क्या गई हमारी एरर। तो अगर कोई भी ऐसा फीचर है जो हमारा न्यूमेरिक नहीं है तो पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक में। कैसे, कैसे करोगे, मैपिंग कर दो। कैसे करोगे मैपिंग, टीएफ डॉट जेंडर डॉट मैप, और डिक्शनरी में आप बता दो कि फीमेल को 0 मान लेते हैं और मेल को 1 मान लेते हैं, मेल को 1 मान लेते हैं। और ये इनप्लेस, इनप्लेस नहीं होगा, ये एक कॉलम बनकर आएगा, वापस से इसे जेंडर कॉलम में रखेंगे। अब आप देखो, अब जेंडर कॉलम में मेल फीमेल की जगह पर 0 बना गया। ये आपकी चॉइस होगी, आप इसको 50 मानो, इसको 60 मानो, इसको 100 मानो, इसको 90 मान लो, जो मन करे वो मान लो। लोगों ने सजेस्ट किया है छोटा नंबर मानो, क्योंकि अंदर डिस्टेंस निकलेगी तो बेटर रहेगा, कंप्यूटेशन फास्ट होगी। बड़ा बड़ा मान लोगे तो बिना मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस निकलेगी, बड़े नंबर होंगे, टाइम और ज्यादा लगेगा। क्या फर्क पड़ता है, 4 का ले लो, 5 का ले लो, क्लासेस कितनी भी हो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जेंडर में तो 2 3 ज्यादा हूँ। मान लो कलर होता लाल हरा नीला पीला, तो किसी को 0, किसी को 1, किसी को 2, किसी को थ्रू, डिक्शनरी ऑर्डर मान लो। पता ही नहीं है कितनी क्लासेस हैं, तो हमारे पास एक रेडीमेड क्लास होती है मशीन लर्निंग के अंदर, जो अपने आप पता करके सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5 असाइन करते चली गई। लेबल इनकोडर नाम की एक क्लास होती है मशीन लर्निंग में, लेबल इनकोडर। तो लेवल इनकोडर क्या करता है, किसी कॉलम को आपसे मांगेगा और उस कॉलम अपने आप देखेगा कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, और उन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न्यूमेरिक से रिप्लेस करता चला जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेडीमेड है हम आपके साथ। फिलहाल वापस आ जाओ अपने वाले पर, ये आ गया। अब मॉडल को आप अपना ट्रेन करोगे। ये मॉडल बेकार बन रहा है, बन गया लेकिन बेकार बना होगा। बता सकता है कोई कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल कैसे कर पाया कि मॉडल बेकार बना होगा। अगर मैं ट्रेनिंग टेस्टिंग भी कर लूँ तो भी मैं कहूँगा बेकार है। कैसे पता आपको, तो मैंने आपसे क्या बोला, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो सीख रहा है वो सारे टेस्ट लिख देगा,
और किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओगे वो सिम्टम्स देख के बता देगा ये बीमारी है। तो इस डेटा को देखकर आप सीख रहे हो भी, शायद आपका एक्सपीरियंस अभी है, थोड़ा कम है लेकिन है। डेटा को देखकर पकड़ जाओगे इसमें बीमारी क्या है, डेटा में टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, देखकर पहचानो बीमारी क्या है इसमें। देखो सिम्टम्स हैं इसमें, बीमारी है इसमें। फीचर स्केलिंग की समस्या है, देखो ये सैलरी कॉलम कितनी बड़ी वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो हर फीचर अलग अलग रेंज की वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो इसमें बीमारी कौन सी है, फीचर स्केलिंग नहीं है। तो फीचर स्केलिंग नहीं है तो मॉडल बेकार ही बनेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने कहा सर ट्रेनिंग टेस्टिंग करके सब देख लो, मैंने कहा देख लेते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मॉडल बैक फिट में जाएगा ही नहीं। करके देख लेते हैं, करके देखने में कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। तो यार कॉपी पेस्ट स्प्लिट कर दिया। प्रिडिक्शन निकाल लिया, ट्रेनिंग का, टेस्टिंग का, ट्रेनिंग स्कोर निकाल लिया, टेस्टिंग स्कोर निकाल लिया। देखते हैं कितना आएगा, मुझे तो नहीं लगता सही आएगा, हो सकता आ जाए। 87 और 88 के आसपास ही आया है। तो अब फिर भी ठीक ठाक आ गया है, वेरिएंस बहुत कम है। तो ऐसा मॉडल अगर मैं कहूँ तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल रेगुलराइज है। रेगुलराइज का मतलब वेरिएंस कम है, मतलब एक समान है ट्रेनिंग पे भी और टेस्टिंग पे भी। मॉडल वो बेकार माना जाता है जो ट्रेनिंग पर अच्छा चल रहा हो, टेस्टिंग में बेकार चल रहा हो, दोनों पे एक जैसा ही चल रहा है। तो ये मॉडल फिर भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर सारे जतन करने के बाद भी ये नंबर नहीं बढ़े ऊपर, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि मॉडल जनरलाइज है। जनरलाइज या रेगुलराइज है या एक जैसा है ट्रेनिंग को और टेस्टिंग को। लेकिन अगर मैं इसमें फीचर स्केलिंग लगा दूं तो मुझे लगता है ये बेस्ट फिट में चला जाएगा, अगर मैं इसमें फीचर स्केलिंग लगा दूं तो। अच्छा मैं नहीं कर रहा ये काम मैंने आपको छोड़ दी। कल जो मैंने फीचर स्केलिंग का कोड लगवाया था, उसको देख देख कर, मैं ये नहीं करा दिमाग लगाना अपने आप टाइप करना, ये नहीं करा, उसको देख देख कर इस कोड को बनाना, और इस कोड में आप फीचर स्केलिंग के बाद मॉडल ट्रेन कराना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग और टेस्टिंग उसको निकालना। मुझे लगता है कि आप 98-99 पर पहुंच जाओगे। ये आप घर पे करके देखना। ठीक है, चलो फिलहाल आज इतना ही, बाकी अगली क्लास।